फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है एंड आई वांट टू क्लासीफाई कि उस डेटा में कितनी ईमेल्स स्पैम है और कितनी ईमेल्स नॉट स्पैम है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वांट टू क्लासीफाई इस डेटा में कितना परसेंट डेटा फीमेल्स का है और कितने परसेंट डेटा मेल्स का है, राइट? सो supervised algorithm is used for classification and regression both. We can say in the machine learning we have two types, supervised and unsupervised, and the decision tree algorithm is used for supervised learning, and in the supervised it can be used for both purposes, classification and regression. Now uh, I have already discussed what is classification mean, data classify करना, मेल फीमेल का, स्पैम नॉट स्पैम का, गुड बैड का, ठीक है। अब बात ये आती है कि रिग्रेशन क्या है। हम कहते हैं कि इन द क्लासिफिकेशन वी यूज टू एनालाइज द डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट मतलब मेल फीमेल, देखिए दो बन गए, 0 1, यस नो, अगेन दो वैल्यूज आ गई आपकी, डिस्क्रीट है। गुड बैड दो वैल्यूज आ गई आपकी, स्पैम नॉट स्पैम, सर्वाइवल नॉट सर्वाइवल। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिग्रेशन की, सो रिग्रेशन वर्क ऑन द कंटिन्यूस वैल्यूज। कंटिन्यूस वैल्यूज मतलब जो वैल्यूज आपकी पॉइंट्स में हो, न्यूमेरिक में हो, राइट? तो डिसीजन ट्री डिस्क्रीट पे भी काम करता है, मीन्स क्लासिफिकेशन, एंड रिग्रेशन पे भी काम करता है, मीन्स आपका अगर डेटा किस में है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, न्यूमेरिकली। आई होप यू गेट द डिफरेंस, ये दोनों का पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है। कुछ और एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं इसकी, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन में हम ये कहते हैं कि आपके पास लेबल डेटा दिया हुआ होता है। आई एम नॉट टॉकिंग हियर द अनलेबल्ड डेटा। सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक की जब भी हम बात करते हैं तो आपको आपका टारगेट, आपका आउटपुट दिया हुआ होता है, इनपुट भी दिया हुआ होता है और आउटपुट भी दिया हुआ होता है, ठीक है। आपको पता होता है पहले से इनपुट भी और आउटपुट भी गिवन होते हैं। सो दिस इज समथिंग एल्स, टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है, वी कैन यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। और हम इसको यूज करते हैं किस लिए, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये हम यूज करते हैं डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। इस डिसीजन ट्री में हमारे पास इंटरनल नोड्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो डेटा सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं डेटा सेट क्या होता है, तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल ये एक डेटा सेट है, शायद आपको यहाँ पे है मेरे पास या नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। एनीवेज डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे अगर कोई एग्जाम्पल दी हुई है मेरी स्लाइड में है, ये डेटा सेट है, ठीक है। ये क्या है, आपके पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में यू गाइस कैन सी हेयर मल्टीपल फीचर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन फीचर को देखते हुए आई वांट टू डू प्रेडिक्शन, ये मेरा लेबल है, इसे कहते हैं लेबल आउटपुट। इन द सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, जिसे हम टारगेट कहते हैं, जो हमें प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर के लिए। तो हम कहते हैं कि अगर आउटलुक सनी है, इफ द टेम्परेचर इज हॉट, ह्यूमिडिटी इज हाई, विंड इज वीक, देन द प्ले टेनिस होगा या नहीं, नहीं होगा। लेकिन अगर सनी और आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड स्ट्रॉन्ग है, तभी प्ले टेनिस नहीं होगा। प्ले टेनिस कब होगा, जब ओवरकास्ट होगा, हॉट होगा, हाई होगा, वीक होगा, तब जाके प्ले टेनिस अगर होगा, यानी कि प्ले टेनिस खेला जाएगा।
तो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि प्ले टेनिस होगा कि नहीं होगा, राइट। इसे कहते हैं डेटा सेट। क्या कहते हैं? डेटा सेट। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि डिसीजन ट्री क्या करता है, एक ट्री बनाता है किसकी? डेटा सेट की। उसके जो नोड्स होते हैं इंटरनल, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके डेटा सेट में जो कॉलम्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं उनको। आई होप ये बात क्लियर होगी। ब्रांच रिप्रेजेंट कर रही होती है डिसीजन रूल्स को, ब्रांच होती है, और ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करती है? रूल्स को, क्या आपने क्या डिसीजंस लेने हैं। और लीफ नोड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आउटकम्स को। आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स। थोड़ी इस बात को और डिटेल में लेके चलते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? तो एक्चुअली मैंने आपसे कहा कि डिसीजन ट्री में आपके पास क्या होता है, एक रूट नोड होता है, कहलाता है रूट नोड। ये क्या करता है? ये डिसीजन ले रहा होता है। ये आपके इंटरनल नोड्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल नोड्स कहाँ पे आ गए आपके? दीज आर इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स ये क्या कर रहे होते हैं? या आपके डिसीजन ट्री का, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फीचर्स ऑफ डेटा सेट। आपके डेटा सेट में जितने कॉलम्स होंगे वो सारे फीचर्स जो हैं, ये इंटरनल नोड्स क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, राइट। अब बात आ गई, डिसीजन नोड की बात कर ली हमने, इंटरनल नोड्स की बात कर ली कि ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फीचर्स को। रूट नोड रिप्रेजेंट करता है डिसीजन को, डिसीजन रूल को। और जबकि आपके जो लीफ नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको? आपके रिजल्ट्स को, मींस आउटकम्स, राइट। ओके, आगे चलते हैं और डिस्कशन को थोड़ा सा और लेके जाते हैं आगे। बता रहे हैं कि डिसीजन ट्री देयर आर टू नोड्स which are the decision node and the leaf node. Decision node are used to make any decision and have multiple branches. बिल्कुल ऐसा ही है, एक डिसीजन नोड होगा, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस होंगी। वेरियस लीफ नोड्स क्या है? आपको आउटपुट बता रहे हैं those decisions and do not contain any further branches. Obviously लीफ नोड की फर्दर ब्रांचेस नहीं होती। लीफ नोड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे होते हैं? रिजल्ट्स। इसकी फर्दर ब्रांचेस नहीं होती। नो, नो एनी फर्दर ब्रांचेस। आगे चलते हैं। Decision or the test are performed on the basis of the features of the given data sets. तो यहाँ पे यही बातें कर रहे हैं कि जो आप डिसीजंस लेंगे वो परफॉर्म होंगे आपके फीचर्स पर जो कि आपके डेटा सेट में गिवन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिसीजन ट्री वी कैन अप्लाई इन एनी बिजनेस फील्ड टू, क्योंकि हमें डिसीजंस अक्सर अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी लेने होते हैं और हमें बिजनेस फील्ड में भी अक्सर डिसीजंस को लेने होते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स एक ऐसा डोमेन है जहां अक्सर हम डिसीजंस ले रहे होते हैं कि ये चीज अगर मार्केट में चली जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इट विल बी सोल्ड और नॉट सोल्ड, इट विल बी सोल्ड और नॉट सोल्ड, ठीक है। तो डिसीजन ट्री को हम काफी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए भी यूज करते हैं, और ये हमारा बहुत जबरदस्त सा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल है। मॉडल मीन्स एल्गोरिथम है। क्लासिफिकेशन मतलब डेटा क्लासिफाई करता है, रिग्रेशन मतलब वैल्यूज पे काम करता है, कंटिन्यूस वैल्यूज पे, ऑपरेशन के लिए यूज होता है, राइट। बता रहे कि आगे इसको हम कार्ट एल्गोरिथम भी कहते हैं। कार्ट एल्गोरिथम के मीन्स है C for classification, A for and, R for regression, T for tree। तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। अगला बात है कि डिसीजन ट्री इज सिंपली आस्क अ क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द आंसर इट फर्दर स्प्लिट द ट्री इनटू सब ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिसीजन ट्री आपसे क्वेश्चन पूछता है यस और नो में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यस वो आगे स्प्लिट करता है। अगर आपने नो कहा तो डेटा आगे स्प्लिट नहीं होगा, अगर आपने यस कहा तो आगे स्प्लिट होगा।
डिसीजन ट्री कंटेन करता है कैटेगोरिकल डेटा एज वेल एज न्यूमेरिकल डेटा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कैटेगोरिकल डेटा मतलब स्पैम नॉट स्पैम, 0 1, मेल फीमेल, यानी कि क्लासिफिकेशन का काम भी करता है। न्यूमेरिक डेटा प्रेडिक्शन का काम भी करता है, मीन्स रिग्रेशन का काम भी करता है। आई होप आपको 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिसीजन ट्री simply ask a question and based on the answer yes or no it will further split। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी हुई है, बताया हुआ भी है कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन for getting all possible solutions to a problem decision based on the given condition। तो ये सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग अ ट्री। एक डिसीजन लिया गया ऊपर, उस डिसीजन के सॉल्यूशंस क्या थे, ये भी था ये भी था, इस सॉल्यूशन से ये आ रहा है, इस सॉल्यूशन से ये आ रहा है। ठीक है, अब आप पे क्या, आप सब ट्री के लेफ्ट पार्ट पे जाना चाह रहे हैं या राइट पार्ट पे जाना चाह रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ग्राफिकल ट्री, जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं। और जो सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि अपनी लाइफ में वो काफ़ी ट्री को देख चुके होते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो ट्रीज पे ही होती है, क्योंकि हम ट्री को यूज़ करते हैं हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए। हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग की टेक्निक भी यूज़ करी थी डिसीजन मेकिंग के लिए, कौन सा प्लेयर जीतेगा कौन सा प्लेयर हारेगा, विन मैक्स, राइट। सो डिसीजन नोड होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंटरनल नोड होते हैं ऑब्वियसली। डिसीजन नोड के लिए ये उसका चाइल्ड है, लेकिन ये अगेन पेरेंट है इस लीफ नोड के लिए। जितने लीफ नोड होंगे उतने हमारे रिजल्ट्स होंगे, जितने इंटरनल नोड्स होंगे वो हमारे डिसीजंस होंगे, राइट। कह रहे व्हाई यूज डिसीजन ट्रीज, वेरियस एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग, काफी सारे एल्गोरिथम्स है मशीन लर्निंग में, but we are choosing here the best algorithm is the decision tree for classification problem. So choosing the best algorithm for the given data set and the problem is the main point to remember while creating a machine learning model. Below are the two reasons for using decision tree। दो reasons है use करने के कि why we are using decision tree। डिसीजन ट्री बहुत ब्यूटी के साथ, खूबसूरती के साथ ह्यूमन थिंकिंग को अडॉप्ट करता है ड्यूरिंग डिसीजन लेते हुए। जिस तरीके से ह्यूमन माइंड डिसीजंस लेता है, बिल्कुल इसी तरीके से डिसीजन ट्री भी डिसीजन ले रहा होता है लाइक द ह्यूमन माइंड। ये मिमिक करता है ह्यूमन थिंकिंग। द लॉजिक बिहाइंड डिसीजन ट्री कैन बी easily understood because it shows our tree like structures। ठीक है ना, that's why the reason we are using decision tree, क्योंकि सिंपल है, ह्यूमन थिंकिंग की तरह काम करता है, आसान है, लॉजिक इसकी अच्छी है और बिल्कुल ट्री की तरह काम करता है डिसीजंस जो लेता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर वी विल यूज इन द कोर्स, सॉरी इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूट नोड क्या होता है आपको पता है, रूट नोड क्या होता है, यहाँ पे ये आपका रूट नोड है, ठीक है ना। आपको पता है लीफ नोड क्या होता है, ये आपके लीफ नोड्स हैं, ये वाले रूट नोड ये आ गया आपका, ये आपकी लीफ नोड्स आता है। स्प्लिटिंग मतलब ये आपका स्प्लिट हो रहा है डेटा, ये आपका ब्रांचेस भी है। क्लोनिंग मतलब होता है डेटा को कट कर देना, जो अननेसेसरी फीचर्स हैं। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाई फीचर्स, जो अननेसेसरी आपकी अटैम्प्ट्स हैं, अगर आप गेम की बात करें, अननेसेसरी अटैम्प्ट्स, आप जल्दी से जीत जाएं, वॉन कर जाएं, आपकी यूजलेस अटैम्प्ट्स क्या हो जाए, स्किप हो जाए, तो आप क्या करते थे अल्फा बीटा क्लोनिंग में डेटा को कट ऑफ कर देते बाय यूजिंग द कंडीशंस, रूल्स को लेते हुए। बिल्कुल इसी तरीके से क्लोनिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि फीचर्स को हटा देना, जो फीचर्स हैं, जो फीचर आपको यूजलेस लगता है उस फीचर को क्या कर देना, कट कर देना। आई होप यू गेट द पॉइंट। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री। ये हमने काम किया है जब हमने अल्फा बीटा क्लोनिंग को स्टडी किया,
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डिसीजन ट्री की, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। तो प्रूनिंग मतलब डेटा सेट में से किसी एक फीचर को हटा देना जो अनवांटेड हो, किसी एक ब्रांच को कट कर देना। जाहिर सी बात है, जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं एज अ ब्रांच, तो किसी एक ब्रांच को हटाना मतलब हमने किसी फीचर को हटा दिया। The root node of the tree is called the parent node and other node are called the child node. तो आई नो कि आप इन सारे टर्म से फैमिलियर हो गए। यही बता रहे हैं कि ये पेरेंट नोड है तो ये चाइल्ड नोड है, लेकिन ये चाइल्ड नोड है तो ये इसका पेरेंट नोड है। ठीक है, ऑल राइट। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेट मी राइट, एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। सपोज एक कैंडिडेट है, आपने उसे जॉब ऑफर करी है। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिसीजन ट्री, रियल लाइफ एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री रियल लाइफ। सपोज देयर इज अ कैंडिडेट, आई हैव रिटन हियर, suppose there is a candidate who has a job offer and want to decide whether he should accept offer or not. Suppose मैंने यहाँ पर फरजाद को जॉब ऑफर की है और उसे डिसाइड करना है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम द डिसीजन ट्री स्टार्ट विद द रूट नोड। ठीक है, आई एम स्किपिंग दिस लाइन। द रूट नोड स्प्लिट फर्दर इनटू नेक्स्ट डिसीजन नोड। रूट नोड क्या होगा, फर्दर स्प्लिट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फरजाद से कहा कि भाई सैलरी है, ऑफर दिए, मेरा रूट नोड है राइट। मैंने सैलरी ऑफर करी के 5 लाख से 10 लाख के बिटवीन, राइट। मैंने कहा कि आप ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दिस इज द डिसीजन। फरजाद ने कहा मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई वांट 20 लाख। फरजाद ने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया ऑफर। फिर से ये ऑफर मैंने रखी किसी और, ठीक है, कैंडिडेट ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उस कैंडिडेट का नाम था हमजा। हमजा ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन हमजा ने कुछ क्वेश्चंस किए मुझसे। उसने कहा क्या ऑफिस जो है आपका नियर टू होम, मेरे घर के करीब होगा? ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूर होगा ऑफिस तो ऑब्वियसली आने जाने का फेयर भी बहुत ज़्यादा लगेगा और थकन भी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब आप किसी की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये सारी की सारी बातों को आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, आप इसमें भी बिजनेस लगा रहे होते हैं कि मेरे आने जाने का फेयर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा, स्ट्रेस हो जाएगा आने जाने में, ट्रैफिक मिलेगा। तो अगर ऑफिस घर के करीब है, मैंने आपकी ऑफर तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन अगर घर के करीब होगा देन आई विल सी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपके घर के करीब है, लेकिन हमजा के घर के करीब नहीं था। ऑफिस हमजा के घर के करीब नहीं था। फरजाद ने तो ऑफर ली ही नहीं कि उनको 20 लाख चाहिए थे। लेकिन जब हमजा की बात आई तो हमजा ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन ऑफिस हमजा के घर के करीब नहीं था। तो उसने कहा 10 लाख आप मुझे दे रहे हैं, 5 लाख तो मेरा फेयर लग जाएगा, तो मैं ऑफर डिक्लाइन करता हूँ। आगे चलते, फिर से ऑफर दी गई और ऑफर को एक्सेप्ट किया किसने, जयेश ने। जयेश ने कहा 5 लाख 10 लाख आप मुझे इससे कम भी देंगे तब भी मैं ऑफर ले रहा हूँ। ऑफिस मेरे घर के करीब है, बिल्कुल है। उसने कहा जयेश ने कि ऑफिस
मेरे घर के करीब तो है बट आई नीड अ कैब फैसिलिटी। क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आने जाने की कैब देगी, बस देगी, गाड़ी देगी या कोई कैब फैसिलिटी देगी? ठीक है। सैलरी की ऑफर भी एक्सेप्ट करी जयेश ने, उसे घर के करीब था ऑफिस, उसने कैब की फैसिलिटी डिमांड करी कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, उसको दी गई। यस, दे रहे हैं। जैसे ही दी गई, क्या पता नहीं दी जाती। अगर नहीं दी जाती तो शायद वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। उसको दी गई तो उसने क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट ऑफर। ठीक है। देखिए, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बात को सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री। अब मैं आपसे कहूँ कि इस डिसीजन ट्री के अंदर रूट नोड क्या है, तो आपने कहा मिस ये रूट नोड है। ठीक है ना। ये सारे क्या है, इंटरनल नोड्स है, इंटरनल नोड्स। आउटपुट क्या है, एक्सेप्ट ऑफर, डिक्लाइंड ऑफर, ये आउटपुट है। यानी कि आउटपुट आपके दो हैं, या तो ऑफर एक्सेप्ट होगी या ऑफर आपकी क्या होगी, डिक्लाइंड होगी। या तो ऑफर एक्सेप्ट करी या ऑफर रिजेक्ट करी। देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इसी तरीके से इस डेटा सेट में भी अगर आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है, तो प्लेटेनिस परफॉर्म नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे भी यही कहा कि अगर ऑफर 10 लाख की है, ऑफिस नियर टू होम है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कैब की, तो ऑफर एक्सेप्ट होगी, सारे फीचर्स को देखते हुए, वरना नहीं होगी। तो ये सारी की सारी ऑफर्स क्या है, ये क्या है, डेटा सेट्स है। ऑफिस नियर टू होम, प्रोवाइड फैसिलिटी, सैलरी, फिर जाके उसने कहा कि मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ या ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखें, ये जो डिसीजन ट्री बनी है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट बनी। ठीक है। और यहाँ पे जो डिसीजन ट्री आपको बनाने सिखाई जाएगी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट दिखाई जाएगी। तो मैंने आपको एक ब्यूटी के साथ एग्जाम्पल समझाई किस तरीके से आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इजी है। ठीक है। अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है, स्टे विथ मी। ठीक है, स्टे विथ मी, अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है हमारी। ठीक है शयान, ऑल राइट। 2 मिनट का टाइम दे मुझे। आप लोग जब तक यहाँ चैट पर 37 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आप सबने इंटरनेट से देख के एप्लीकेशंस लिखनी है कि डिसीजन ट्री की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है। हर स्टूडेंट ने लिखनी है चैट पर डिसीजन ट्री की रियल लाइफ एप्लीकेशंस। उमर, शयान, मरियम, 37 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, आप सबने लिखनी है यहाँ पे डिसीजन ट्री की एप्लीकेशंस। ए लिख दे, 2 लिख दे। यू टेक टाइम, टाइम ले 2 मिनट का, स्टार्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके, नाइस। जैन ने पता नहीं क्या लिखा है, हमजा ने भी है, वाजिद ने तो पूरा ही छाप दिया। मुझ नासिर ने अच्छा लिखा है। हाँ, निसार ने कहा है डिजीज डायग्नोस के लिए यूज होती है डिसीएंट्री। बिल्कुल, डिजीज है, डिजीज नहीं है। अच्छी बात बताई आपने निसार कि भाई पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, उसको डिजीज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स हमने कहा उसे डिजीज है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी यूज होती है। ठीक है, बिल्कुल सही, काफी सारी एग्जांपल्स लिखी हैं। एक प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें मार्केट की, ये जो प्रोडक्ट है इसकी एक्सपायरी इतनी है, ये प्रोडक्ट डे टाइम यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो ये अच्छा है या नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स वी कैन इजीली डिसाइड प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स वी कैन इजीली डिसाइड patient has disease or not. ठीक है, so we have many applications of decision tree in our field computing science। बहुत सी इसकी एप्लीकेशन है। तो ये हमारी लाइफ का ना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाए आप तब भी स्ट्रॉन्ग है, आप आगे जाएंगे एमएस लेवल पे तब भी स्ट्रॉन्ग है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे आपने नहीं पढ़ा टॉपिक, आपने डिस्कस नहीं किया आपस में अपने फ्रेंड के साथ, आपने इस टॉपिक को सोचा नहीं, तो आपने कुछ नहीं किया। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कुछ टॉपिक हमारी जिंदगी का पार्ट होते हैं। तो ट्री तो हमारी लाइफ का पार्ट है, एरे तो हमारी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, ट्री कोई सी भी हो जाए हमारी जिंदगी का पार्ट है, एरेस जिंदगी के साथ चलेंगे। तो डिसीजन ट्री में देखते हैं कि डिसीजन ट्री का इट्सेल्फ एल्गोरिथम क्या है। थैंक यू आसिफ, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किए। थैंक यू फॉर शोइंग योर एक्टिवनेस इन द क्लास। हमजा सलाउद्दीन ने भी अच्छा लिखा है। मरियम अजहर, वानिया, दानियाल, शयान, जैन, शयान ने नहीं लिखा। जैन ने कहा हिरारिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि फोल्डर में सब फोल्डर। बिल्कुल अच्छा जैन, अच्छी एप्लीकेशन है, बड़ा अच्छा सोच के दिया जैन ने। जैन बड़ा डिटेल में सोचते हैं। जैन ने कहा हमें हिरारिकल रिप्रेजेंटेशन, डेटा के अंदर डेटा, फोल्डर के अंदर फोल्डर, एग्रीड। आगा ने कहा बाइंग समथिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल वेयर वी गेट सेवरल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन व्हाट वी आर बाइंग। कह सकते हो। चले एनीवेज, जिसने रिप्लाई नहीं किया है वो रिप्लाई कर दे। श्यान ने अच्छी एग्जाम्पल दिए यहाँ पे कि आप आईटी मैनेजर हैं और आपने डिसाइड करना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप डिसीजन ट्री को यूज कर सकते हैं कि मार्केट में इस प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, इसका इसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, मेल होगी, फीमेल होगी, व्हाटएवर, कुछ भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम बैक टू द लेक्चर अगेन। ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, अब हमारे पास डिसीजन ट्री के अंदर एक एल्गोरिथम है, बड़ा जबरदस्त सा। ये एल्गोरिथम आपकी नजरों के सामने है। ठीक है, सो दिस इज द एल्गोरिथम वी विल यूज फॉर डिजाइन द डिसीजन ट्री फॉर एनी डेटा सेट। डेटा सेट ये भी हो सकता है, डेटा सेट डिफरेंट भी हो सकता है, राइट? सो वी कैन से in a decision tree for predicting the class for the given data set means के predicting the class means कि this is the class, बारिश होगी कि नहीं होगी, जॉब की ऑफर एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, सैलरी है, ऑफर दी गई, एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, इन अ डिसीजन ट्री फॉर प्रिडिक्टिंग द क्लास ऑफ द गिवन डेटा सेट, यस और नो में प्रिडिक्ट करना है, एक्सेप्ट डिक्लाइन में प्रिडिक्ट करना है, मेल फीमेल में प्रिडिक्ट करना है, स्पैम नॉट स्पैम में प्रिडिक्ट करना है। तो एल्गोरिथम स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। कोई भी एल्गोरिथम हो वो स्टार्ट होता है हमेशा रूट नोड से। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस है, आपने करना क्या है,
बिगिन द ट्री विद द रूट नोड, आपने एक रूट नोड, फिर आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन करनी है डेटा सेट में से, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। फिर आपने डिवाइड करना है, उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपने जनरेट करनी है डिसीजन ट्री, और फिर ये प्रोसेस आपने रिकर्सिवली बार बार परफॉर्म करना है। दैट्स मीन हम कंप्यूटर को एक दफ़ा गाइड कर देंगे कि भाई यहाँ से स्टार्ट है, ये इसके फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स ये कहलाते हैं, पहला एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, जो मैंने आपसे कहा ना, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ऑफिस नियर टू होम, डिक्लाइंड ऑफर, ये एट्रीब्यूट आ गया, ये एट्रीब्यूट आ गया, ये एट्रीब्यूट्स है, मैंने यहाँ लिख दी। तो एल्गोरिथम यही कहता है कि डिवाइड करना है, उसके बाद जनरेट करनी है डिसीजन ट्री। एक दफ़ा कंप्यूटर को समझाने के बाद जब तक कंप्लीट ट्री ना बन जाए, ये प्रोसेस चलता रहे। वेयर यू कैन नॉट फर्दर क्लासीफाई, जब तक फर्दर क्लासीफाई नहीं होगा, फाइनल नोट तक नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक लीफ नोट नहीं बन जाए, फर्दर क्लासीफाई नहीं होगा, आप स्टॉप ना हो जाए, डेप्थ तक ना चले जाए, आपका प्रोसेस चलता रहेगा रिकर्सिवली, खुद से परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। हमारे पास मसला क्या आता है डिसीजन ट्री के अंदर, हमारे पास स्टार्ट करते हैं डिसीजन ट्री में हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अब मसला ये है कि इस एग्जाम्पल में मैंने जो रूट नोड बनाया, गौर से देखिएगा, इस एग्जाम्पल में मेरे पास काफ़ी सारे फीचर्स थे। मेरे पास सैलरी थी, ठीक है, सैलरी की ऑफर थी, मेरे पास कैब की ऑफर थी, मेरे पास नियर होम की ऑफर थी। उसकी बेस पे डिसाइड हुआ कि एक्सेप्ट करनी है ऑफर या रिजेक्ट करनी है। इन तीनों में रूट नोड कौन सा बनेगा, तो मैंने रूट नोड कौन सा बनाया, सैलरी ऑफर्स। कैब फैसिलिटी से नहीं बनाया मैंने नियर होम से नहीं बनाया, ठीक है। तो आपने भी क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है कि आपने प्ले टेनिस परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, इन सब में रूट नोड कौन सा बनेगा, ठीक है। ये बनेगा, आउटलुक बनेगा, टेम्परेचर बनेगा। तो अभी हमें ये डिसाइड करने के लिए एल्गोरिथम कहता है कि आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट की सिलेक्शन करनी है। जैसे यहाँ मेंशन है कि आपने रूट नोड डिसाइन करना है और फाइंड करना है बेस्ट एट्रीब्यूट डेटा सेट को देखते हुए। कैसे फाइंड करना है, यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर टेक्निक, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर टेक्निक जो है वो आपका काम करती है सिलेक्ट करने में फॉर द रूट नोड। व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग अ डिसीजन ट्री, द मेन इशू arises that how to select the best attribute for the root node and for the sub node, ठीक है ना, कि भाई कौन सा नोड जो है वो रूट पे आएगा, कौन सा नोड जो है वो नीचे आएगा, कौन सा नोड यहाँ आएगा, कौन सा नोड यहाँ आएगा, कौन सा यहाँ, कौन सा यहाँ। यही तो मसला है कि डेटा सेट में कौन सा नोड लें, कौन सा फीचर लें, कौन सा एट्रीब्यूट लें। देखिए मैंने दो नाम रखे हैं, एट्रीब्यूट फीचर या नोड के लें। तो यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर एक ऐसी टेक्निक है जो हमें दो पॉपुलर टेक्निक सिखाती है, किसके लिए, बेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड करने के लिए, बेस्ट फीचर निकालने के लिए, बेस्ट नोड निकालने के लिए और रूट नोड डिसाइड करने के लिए। इंफॉर्मेशन गेन एंड जीनी इंडेक्स। व्हेन आई टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन गेन, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा इसका फॉर्मूला है। अब देखिए आपके पास चॉइस है, आप इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू बेस्ट फीचर फाइंड करें, बेस्ट नोड फाइंड करें, बेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड करें, या आप जीनी इंडेक्स के थ्रू करें, इट्स योर विश। बट आसान तरीका यही है कि आप इंफॉर्मेशन गेन से फाइंड कर लें। बट नो प्रॉब्लम, अगर आपको लेक्चर में मेरे इंफॉर्मेशन गेन की ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ना हो सके, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम का पार्ट तो बनेगा ऑब्वियसली, तो आप जिन इंडेक्स की तरफ खुद से जा सकते हैं, गो अहेड, मैंने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने फ्री टाइम में, राइट। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या है, इंफॉर्मेशन गेन कहता है मेरे फॉर्मूले में ये चीज़ आ रही है, मेरे फॉर्मूले में एंट्रोपी आता है,
एस आता है, वेटेड एवरेज आता है, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ एंट्रोपी को हर फीचर से। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को भी हम सॉल्व भी करेंगे, स्टे विद मी। अच्छा जी, अब हमने इस फॉर्मूले को देखा इन्फॉर्मेशन गेन के, जो हमारी हेल्प कर रहा है फीचर सिलेक्शन में कि कौन सा फीचर एट्रीब्यूट बनेगा, सॉरी कौन सा फीचर रूट नोड बनेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें एक और वर्ड दिख रहा है एंट्रोपी, तो दैट्स मीन वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी फर्स्ट। ऐसा ही है ना, इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के लिए आपको एंट्रोपी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला है एंट्रोपी का। एंट्रोपी की डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। एक्चुअली एंट्रोपी क्या करता है, मेजर करता है प्योरिटीज को और इम्प्योरिटीज को। डेटा में कितना परसेंट डेटा यस का है, डेटा में कितना परसेंट डेटा नो का है, कितना परसेंट डेटा स्पैम का है, कितना परसेंट डेटा नॉन स्पैम का है, कितना परसेंट लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट की है, कितने परसेंट लोगों ने ऑफर रिजेक्ट की है। मैथमेटिशियन ने इस बात को कैलकुलेट करने के लिए एंट्रोपी का एक फॉर्मूला बनाया है। इस एंट्रोपी के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इन्फॉर्मेशन गेन के फॉर्मूले में, तब जाके इन्फॉर्मेशन गेन निकलेगा और हमारा फीचर सिलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ बता भी रहे हैं। यहाँ बता भी रहे हैं, एस मतलब है टोटल सैंपल्स, पी मतलब है यस मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम ईमेल, नो मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम ईमेल। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। क्लासिफिकेशन में सर्वाइवल नॉट सर्वाइवल, तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कितनी, कितने लोगों ने टाइटैनिक में शिप में सर्वाइव किया, मुझे प्रेडिक्शन करनी है, चेक करना है। तो आप एंट्रोपी लगा चेक करें कि टाइटैनिक की शिप में कितने लोगों ने सर्वाइव किया, कितने लोगों ने सर्वाइव नहीं किया, किया नहीं किया। देखिए प्रॉब्लम कौन सी है, आपने कंप्यूटर साइंस का दिमाग चलाया, बिजनेस का दिमाग चलाया, आपने कहा कि एक्चुअली मुझे टारगेट दिया गया है कि आई वांट टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने परसेंट लोगों ने टाइटैनिक की शिप में सर्वाइव किया और नहीं किया। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने एंट्रोपी लगाता हूँ, मुझे पता चलेगा प्रोबेबिलिटी निकाल के कि कितने परसेंट लोगों ने सर्वाइव किया, कितने परसेंट लोगों ने सर्वाइव किया नहीं किया। फिर आपके बॉस ने आपको कहा कैलकुलेट करो कि जिन्होंने सर्वाइव किया वो मेल थे या फीमेल थे, फिर आपने प्रोबेबिलिटी लगाई कि जिन्होंने सर्वाइव किया उसमें कितने परसेंट मेल थे, कितने परसेंट फीमेल थे। So this is the application where you can apply entropy as an individually। ठीक है, और ऑब्वियसली मैथ्स इसमें आ रही है कि मैथ्स तो हमारी लाइफ का पार्ट है। मैथ्स बिजनेस का स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस का हो, मैथ्स तो साथ साथ ही चलती है। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेज के, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी कुछ लाइब्रेरीज भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कोई एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी इसकी प्रॉब्लम। 36 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, ये प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगी, एक्टिव हैं सारे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कराने के बाद एक प्रॉब्लम मैं आपको दूंगी घर से, वो आपने फिर अपने रजिस्टर में करके लेकर आनी है। जब मैं ये प्रॉब्लम सिखा दूंगी आपको, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको नई प्रॉब्लम दूंगी एज एन होमवर्क, वो आप रजिस्टर में करके लेकर आएंगे। ठीक है जनाब, ओके स्टार्ट करते हैं। एक मिनट यार, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं होता। अब जाके चार्ज हुआ है। ओके लेट्स बिगिन। 36 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना है आपने। ये आ गई पीपीटी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पीपीटी स्पेशली आप लोगों के लिए है। ओके बिस्मिल्लाह। A decision tree
is a tree structure classifier. It has two types of node. एक होता है decision node used for decision making. एक होता है leaf node. We have already discussed. Leaf nodes हमारे final outputs node होते हैं. And the tree cannot be segregated further after getting a leaf node. That's mean आपकी tree further segregate, further distribute, further split नहीं होती जब leaf node आ जाता है. Decision tree non-linear function model है. Non-linear means के 2 dimension पे काम नहीं करता, multiple dimensions पे काम करता है. As you have seen in the data set, we have multiple features. That means we have multiple dimensions. अगर 2 फीचर होते तो हम कहते हैं x और y डायमेंशन है, लीनियर डायमेंशन है. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फीचर्स हैं आपके डेटा सेट्स में, दैट्स मीन यू आर वर्किंग ऑन नॉन लीनियर डायमेंशन. So decision tree can be non-linear data. I hope you get the point. In a tree we have nodes, edges, leaves. This is a classifier. It contains 2 types of node again. It can be used for both classification, regression, but popular for classification, right? Again, decision tree most widely used practical method for inference. Inference मतलब if else. हमने यही किया कि एग्जाम्पल में डिस्कस करी थी कि सैलरी अगर 5 लाख है तो किसी ने ऑफर एक्सेप्ट करी, किसी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करी. इन्फेरेंस कहलाती है ये बात. फीचर्स, method for approximating discrete value function, learn function if else की तरह काम करता है. expressive hypothesis, robust and noisy data. ये हम पढ़ चुके हैं. ये आ गया आपका डेटा सेट. ठीक है, अच्छा जी. इस डेटा सेट में now what we have to do, we have to analyze कौन सा फीचर जो है वो रूट नोड बनेगा और कौन सा फीचर जो है वो बनेगा इंटरनल नोड, और कौन सा फीचर जो है वो बनेगा चाइल्ड नोड. ठीक है जनाब. अच्छा जी. कभी कोई चीज गुम हो जाती है, कभी कोई चीज. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. एक्चुअली मैं अपना पेन सर्च कर रही थी, डिजिटल मिल गया है. ओके, इज एवरीबॉडी विथ मी? अभी तो 9:54 हो है. इंशाल्लाह ये आधे घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, चलें. बी केयरफुल एंड बी एनालाइज द थिंग्स. ठीक है, क्या पता आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ में आ जाए, क्या पता आप समझ ही ना आए. लेट्स सी आप कितना अच्छा ग्रैब कर लेते हैं. जब इसको समझ लें तो अपनी कॉपी में सॉल्व जरूर कीजिएगा. ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन. So this is the data set and we have to calculate which feature is the root node and which feature is the internal node. So you guys can see here I have already calculated. एक स्लाइड है जिसमें ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ हुआ है कि इन सारे फीचर्स में आउटलुक जो है वो आपका रूट नोड है और ह्यूमिडिटी आपका इंटरनल नोड है और विंड क्या है आपका अगेन इंटरनल नोड. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ आपका यही होना चाहिए कि हाउ यू आर डैम श्योर कि आउटलुक ही आपका फीचर नोड रूट नोड है. क्या पता ह्यूमिडिटी आपका रूट नोड होता, क्या पता विंड आपका रूट नोड होता. सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क इन योर लाइफ कि मैंने आउटलुक को ही क्यों रूट नोड बनाया. ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में होना चाहिए, इस वक्त रेस होना चाहिए. रही बात सनी ओवरकास्ट रेन लिखने की, तो एक्चुअली आउटलुक में आउटलुक इज एन एंटिटी और इसमें आपके पास 3
क्या है, एक फीचर में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, सनी है, ओवरकास्ट और रेन है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है सनी, ओवरकास्ट, रेन। ह्यूमिडिटी में 2 हैं, पीछे जाएंगे। ह्यूमिडिटी में एक हाई है, एक नॉर्मल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई और नॉर्मल। लेकिन अगेन बात वहीं आके रुक जाती है कि ये जो ट्री बनाया है किस लॉजिक पे बनाया है। आउटलुक को क्यों ही रूट नोड लिया है, विंड को क्यों नहीं लिया रूट नोड? और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो टेम्परेचर को ले लेते। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने जा रही हूँ। तो साइंटिस्ट कहता है कि इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपने क्या करना है, एल्गोरिथम को फॉलो करना है। ठीक है, तो आते हैं, आप एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। इसकी पिक्चर ले ली मैंने। ये आ गया यहाँ। ओके, गौर कीजिएगा। आगे करते हैं, आप फीचर्स का कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इंफॉर्मेशन गेन। जिसका इंफॉर्मेशन गेन हाई आता है, सही, वही आपका बन जाता है रूट नोड। जिसका इंफॉर्मेशन गेन क्या आता है, हाई, वो आपका बन जाता है रूट नोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी यही करने वाली हूँ, देखिएगा। मैं सबसे पहले करने ये वाली हूँ कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी एंट्रोपी, फिर मैं कैलकुलेट करूंगी क्या, इंफॉर्मेशन गेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा मुझे किस तरीके से एंट्रोपी गेन होगी। तो ऐसा करते हैं, आपको उसको सिखाते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं हो रहा यार, मेरी एक्टिवेट नहीं है एक्चुअली विंडोज, वेट कीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका डेटा सेट, कॉपी करते हैं। ये आ गया यहाँ, कंट्रोल पी। ठीक है जनाब, ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, डिसीजन ट्री बनाना है। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये कि हमने डिसीजन ट्री बनाना है। यहाँ पे डिसीजन ट्री डिजाइन करना है, एक लेवल बनाना है, सिर्फ वन लेवल, डिटेल में नहीं बनाएंगे, हम एक लेवल बनाएंगे। तो डिसीजन ट्री डिजाइन करने के लिए पहला स्टेप यही है कि आपने इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। इंफॉर्मेशन गेन जिसका हाई आएगा वो क्या होगा, आपका रूट नोड होगा।
तो इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए मैंने किया ये कि मैंने सबसे पहले इंट्रॉपी कैलकुलेट करी। ठीक है, अब इंट्रॉपी कैसे कैलकुलेट होती है आपको यहाँ सिखाते हैं। एक मिनट। ओके, तो इंट्रॉपी का पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंट्रॉपी जो है हमारा इक्वल होता है इसके इंट्रॉपी एस। इंट्रॉपी क्या करता है, चेक करता है यस कितने नो कितने, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही। इसका फॉर्मूला है माइनस पी लॉग टू पी। इसका मतलब है प्लस प्लस मतलब है पहले यस को देखेगा, फिर ये माइनस फॉर्मूले का, ये भी माइनस फॉर्मूले का, फिर ये आ गया पी के साथ माइनस लॉग टू, पी के साथ माइनस का मतलब है फिर नो को देखेगा, इसका मतलब है यस को देखेगा, इसका मतलब है नो को देखेगा। ठीक है, ऑल राइट। आपने करना क्या है, पहले स्टेप में आपने कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी। हम निकालते हैं ओवरऑल एंट्रोपी। तो यह मैंने निकाली ओवरऑल, मैंने लिख दिया ओवरऑल एंट्रोपी। भूलिएगा नहीं, मैं ये कोशिश करूंगी कि ये आपको सेंड कर दूं नोट्स। इसको हम सेंड भी कर लेते हैं जेपीजी की फॉर्म में डेस्कटॉप पर। ये आ गया हमारा 1। मुझे बताते रहिएगा, मैंने सेव करना है पिक्चर 1। और रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं हमारी ऑन है ऑफ है। रिकॉर्डिंग चल रही है? यस मैम, ऑन है। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन ब्लर आ रही है, कौन कह रहा है स्क्रीन ब्लैंक है? मैंने तो लिखा है काफी कुछ, स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फरजाद? यस मैम क्लियर है, वो पहले बोल रहे थे, उनको लगा था ब्लैंक। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओवरऑल एंट्रोपी निकालना है, तो ओवरऑल एंट्रोपी निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं एंट्रोपी। बिल्कुल आपने एग्जाम में भी ऐसे अटेम्प्ट करना है, अंडरस्टैंड भी ऐसे करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 14 प्लस और 0 माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बताती हूँ आपको। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 14 प्लस 0 माइनस के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 9 प्लस 5 माइनस। ये एक और एंट्रोपी मैंने लिखी। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे एंट्रोपी 7 प्लस 7 माइनस। ठीक है, अच्छा। कैन एनीबॉडी टेल मी कि अगर हम प्ले टेनिस की बात करें, यहाँ पर प्ले टेनिस की, तो प्ले टेनिस में टोटल जो डेटा है ना हमारे पास, टोटल डेटा कितना है, 14 का है। तो पहले एंट्रोपी हम लिखते हैं भाई 14 का डेटा है। क्या लिखा मैंने ऊपर, 14 का डेटा है। टोटल डेटा सेट में जितनी वैल्यूज है वो 14 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 14 प्लस 0 माइनस। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ एक्चुअली, अगर आपकी आप लिखेंगे ना, आप मैं आपसे कहूंगी कि आउटलुक की कॉपी निकालो, तो आप कहेंगे बस आउटलुक में सनी 1 2 3 4 5 दफा आ रहा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर इन कॉपी में एक पॉजिटिव था और दूसरा निगेटिव में खाली है, तो आपको इंट्रॉपी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी इंट्रॉपी आप 0 लिख देंगे। ये रूल्स है। क्या है रूल्स? अगर आपकी इंट्रॉपी सिमिलर है, अगर आपके यस और नो सिमिलर है, जैसे यहाँ पे नो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नो है यहाँ पे। यस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस है। समझ आ रही है बात? ये एंट्रोपी अगर मैंने निकाली है, तो 9 यस है, 5 क्या है, नो। तो आपको कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ प्लस में ज्यादा आता, यस ज्यादा आते नो होता नहीं, या नो होता यस नहीं होता। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होती, 0 होती। फिर तो फायदा ही नहीं था ना कैलकुलेट करने का। मैंने कहा सारी फीमेल है, मेल तो था ही नहीं, तो हम कहते हैं इसकी एंट्रोपी नहीं निकालो, 0 है। लेकिन अगर सिमिलर हो, आधी मेल है आधी फीमेल है, कोई मसला ही नहीं है, डेटा प्योर है,
तो एंट्रोपी क्या होगी 1, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर डेटा इम्बैलेंस है, कुछ ये भी, यस भी अलग है, नो भी अलग है, स्पैम ईमेल भी ज्यादा है, नॉन स्पैम भी अलग है, नॉन स्पैम 100 है तो स्पैम 1000 है, डेटा अलग अलग है, तो हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, गौर कीजिएगा। तो आप इमेजिन ये करें, यहाँ पर ये मैंने आपको समझाया है कि 0 कब लिखना है, 1 कब लिखना है। तब आप इमेजिन ये करें यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है किसकी, टारगेट वेरिएबल की। ये मेरा टारगेट वेरिएबल है, क्लास है, लेबल है, इसमें प्लेट एडिस का कॉलम है जो यस और नो बता रहा है, आउटपुट का कॉलम है, आउटपुट का, इसमें नो यस है, 5 नो है। तो उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, गौर कीजिएगा। आपने लिखा ऊपर 14, सॉरी 9/14, ठीक है, और माइनस भी लगाया, फॉर्मूले का क्या, माइनस, p प्लस प्रोबेबिलिटी लिखो यस की, तो यस क्या है 9, यस क्या है 9, या 14 क्या है, टोटल, टोटल डेटा सेट में कितनी वैल्यू है 14। फिर क्या लिखना है, log 2, फिर लिखा log 2, और कीजिएगा। फिर p प्लस, मतलब फिर प्लस की बात आ रही है, प्लस यस की बात है 9, फिर अपॉन 14, फिर फार्मूले का माइनस, माइनस माइनस की बात आ रही है अब 5, फिर लिखा 5/14, log 2, 5/14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर से फ्री टाइम में, तो आपको आंसर मिलेगा 0.94। इस तरीके से आपने एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली प्लेट एडिस की। क्लियर, ठीक है, बताइएगा चैट बॉक्स पर। 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, ग्रेट। आगा कह रहे हैं मेरी समझ में आ गया है, मरियम की भी आ गया है, ग्रेट। आगे चलते हैं। तो स्लाइड्स में भी यही बात लिखी है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि एंट्रोपी हमने कैलकुलेट करी है यस और नो वाले कॉलम की, जिसमें 9/14, 5/14, 9 मतलब 9 यस थे, फॉर्मूले का माइनस, 5 मतलब 5 नो थे, ठीक है। बता रहे कि अगर लेस देन 1 होगी तो हम 0 लिखेंगे, और एंट्रोपी अगर सिमिलर आएगी, सिमिलर वैल्यूज होंगी, तो हम 1 कर देंगे, साइंटिस्ट कहता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो 0 कर देंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सेम सेम होगा तो 1 कर देंगे, लेकिन अगर डिसिमिलर होगा तो वी हैव टू कैलकुलेट, एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अगेन आगे है, ये ग्राफ बना हुआ है जो बता रहा है कि या तो एंट्रोपी 0 होगी, या तो एंट्रोपी क्या होगी, 1 होगी, या इसके इम्बैलेंस बिटवीन में होगी। मैंने भी आपको यही सिखाया, या तो एंट्रोपी 0 है, सारे यस यस है, नो है ही नहीं, या तो एंट्रोपी 1 है, डेटा बराबर का है, यस भी बराबर के, नो भी बराबर के, या तो एंट्रोपी इनके बिटवीन होगी, 0.5 इनके बिटवीन होगी, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रोपी। आगे चलते हैं। अब यहाँ से फर्दर सोल्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ से ये एक इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन गेन हमने निकाला है, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं स्लाइड्स यहाँ पे चलाऊंगी, गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन गेन हम किसका निकाल रहे हैं, विंड का। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन हम निकालेंगे, गौर कीजिएगा, किसका, सनी का, आउटलुक का, ठीक है, आउटलुक का निकाला हुआ इंफॉर्मेशन गेन। फिर इंफॉर्मेशन गेन यहाँ पे निकाला हुआ है, देखें स्टेप बाय स्टेप। इंफॉर्मेशन गेन यहाँ पे निकाला हुआ है आउटलुक का, फिर निकाला हुआ है टेम्परेचर का, विंड का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है। कितने थे फीचर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, गौर कीजिएगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका ये डेटा सेट था, इसमें कितने फीचर्स हैं, 1 2 3 4, 4 फीचर्स हैं आपके, यानी कि आपने 4 टाइम प्रोसेस करना है। तो देखें, आउटलुक का प्रोसेस किया, टेम्परेचर का प्रोसेस किया, विंड का प्रोसेस किया, और ह्यूमिडिटी का प्रोसेस किया। ये कैसे प्रोसेस होगा, विंड वैल्यू 4 दफा प्रोसेस करने के बाद, और कीजिएगा, आपका आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन आया 0.24, आपका टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन आया 0.029, आपका विंड का इंफॉर्मेशन गेन आया 0.048,
आपका ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन आया 0.151। ये सारे गेन आपने लिख लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन गेन वैल्यूज फॉर ईच फीचर। द विनर विल बी आउटलुक फीचर बिकॉज द गेन इज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कौन से फीचर का आया? आउटलुक। देखिए सबका कम है, किसका ज्यादा है? आउटलुक का 0.246। दैट्स मीन ये आपका क्या बनेगा? आपका रूट नोड बनेगा। ये बात क्लियर है? बताइए, ये बात क्लियर है? कोई मैंने मुश्किल बात तो नहीं करी यहाँ पर? यानी कि आपने सारे फीचर्स का इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। जिस फीचर का इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट आएगा वो फीचर आपका रूट नोड बन जाएगा। ओके, अब रही बात कि मिस आपने इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकाला। तो देखें, हर फीचर का तो मैं नहीं सिखाऊंगी आपको निकालना। मैं आपको किसी एक फीचर का निकालना सिखा दूंगी या दो का। बाकी तीसरे का चौथे का आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। राइट, चलें स्टार्ट करते हैं। ये आ गए अब हम यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको अब निकालना सिखाती हूँ इंफॉर्मेशन गेन। तो सबसे पहले निकालते हैं इंफॉर्मेशन गेन किसका? टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का निकालते हैं। वो तो मैंने सेव भी नहीं किया गलती से और डिलीट कर दिया, सॉरी। टेम्परेचर आपने क्या करना होगा? आपने एक बॉक्स बनाना होगा टेम्परेचर का। पहला काम ही कीजिएगा, बॉक्स बना लीजिएगा। अच्छा, अब टेम्परेचर का ये आ गया बॉक्स। टेम्परेचर में कितने यस हैं, कितने नो हैं और टोटल। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये तो बॉक्स सामने बनाने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है आपने, टेम्परेचर। ठीक है, ये जो आपका टारगेट कॉलम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं टारगेट, आपका आउटपुट कॉलम है जो बताएगा यस और नो। यानी कि आपने हर फीचर में यस और नो लिखना है। यहाँ पे भी यस लिखा, यहाँ नो लिखा और यहाँ लिखा टोटल। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं किसका? विंड का। एक और बना रही हूँ मैं विंड का, यहाँ पर यही बना लेते हैं। नीचे यहाँ बना लेते हैं विंड। बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे विंड का। ये आ गया विंड का बॉक्स। ओके, गौर कीजिएगा। टेम्परेचर में अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वाले कॉलम में फीचर में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? एक है हॉट, कोल्ड और क्या है? मिल्ड या माइल्ड। हॉट है, कोल्ड है, एक और है माइल्ड। ठीक है जगह। अगर मैं कहूँ कि आप बात करें विंड की, विंड में कौन कौन से कॉलम है? विंड में कौन कौन से एट्रीब्यूट है? वीक है और स्ट्रॉन्ग है, दो ही है। इसमें तीन थे, इसमें दो ही है। एक है वीक, दूसरा है स्ट्रॉन्ग। वीक में यस कितने हैं विंड में और नो कितने हैं टोटल। यानी कि ये जो टारगेट कॉलम है ये आपके हर फीचर के साथ आएगा। ठीक है, अभी मैं टेम्परेचर और विंड का बता रही हूँ। इस तरीके से आउटलुक की बात करें या ह्यूमिडिटी की बात करें, इसमें भी आप यस और नो लिखेंगे। हॉट की तरफ आते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर में हॉट की। तो देखिए गौर कीजिएगा, टेम्परेचर में हॉट यस में कितनी दफा आ रहा है? तो टेम्परेचर में हॉट यस में एक दफा आ रहा है। हॉट यस में कितनी दफा आ रहा है? आपने चेक करना है। हॉट यस में एक दफा ये आ रहा है और यस हॉट कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, एक दफा ये आ रहा है। तो यानी कि दो दफा आ रहा है। तो लेट मी राइट हियर टू। आपको ये बात लिखना आ गई?
हॉट 9 में कितनी दफा आ रहा है? हॉट 9 में एक दफा, 2 दफा, हॉट 9 में बस 2 दफा ही आ रहा है। ये आ गया आपका 2 टाइम। टोटल कितना हो गया आपका? हो गया टोटल 4। कोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, कोल्ड की बात करते हैं। कोल्ड यस में कितनी दफा आ रहा है? कोल्ड एक दफा आ रहा है यस में। कूल जो है, कूल लिखा हुआ है, कूल है कोल्ड है? कूल, मैंने कोल्ड लिख दिया। कूल यस में ये आ रहा है, आई थिंक 2 दफा ही आ रहा है, एक दफा और आ रहा है आई थिंक कहीं, ये आ रहा है। कूल यस में 3 दफा आ रहा है, तो लिख लेते हैं। कूल यस में 3 दफा आ रहा है, कूल नो में एक दफा आ रहा है। आप लोग पढ़ते हुए परेशान नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कूल ही लिख दिया कि कोल्ड कहाँ से आ गया। ये आ गया टोटल 4। इस तरीके से आपने चेक किया। माइल्ड में 3 दफा आ रहा है और एक दफा नो आ रहा है। माइल्ड में एक ही दफा नो था, मैंने देख लिया यहाँ पे, बाकी सब में यस है। माइल्ड माइल्ड यहाँ पे भी, अच्छा माइल्ड यहाँ पे भी तो नो है, 2 दफा आ रहा है नो में, बाकी सब जगह यस है। ये आ गए आपके 5, ठीक है। अब बात करते हैं विंड की। विंड में यस वीक में कितनी दफा आ रहा है? विंड ये रहा, यस वीक में एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5, 6 दफा आ रहा है, ठीक है जनाब। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 6, कहाँ गया ये 6, यहाँ 2 लिख दिया आपने, टोटल हो गया आपके 8। इस तरीके से आपने स्ट्रॉन्ग में लिखा, स्ट्रॉन्ग में 3 दफा आ रहा है यस, और नो में 3 दफा आ रहा है। स्ट्रॉन्ग नो में 1, 2, 3 दफा आ रहा है, सही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 3 और 3 6। तो ये बॉक्स बनाना होपफुली आपको आ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे विंड का बॉक्स बना है, आउटलुक का बना है, टेम्परेचर का बना है और ह्यूमिडिटी का बना हुआ है। ह्यूमिडिटी में क्या है आपके पास? ह्यूमिडिटी में आपके पास हाई है और नॉर्मल है। तो यहाँ पे चेक किया कि हाई और नॉर्मल में यस कितनी दफा आ रहा है, नो कितनी दफा आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लिख लिए। तो अब ये बताइए कि बॉक्स बनाना आ गया आप लोगों को। बॉक्स बनाने के बाद अब अगला स्टेप क्या है जी? 36 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, बॉक्स डिजाइन करना आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर के लिए एंट्रोपी। देखिए एंट्रोपी कैलकुलेट होगी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना बता रही हूँ टेम्परेचर के लिए। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? एस ओवरऑल, ठीक है। फिर आप लिखते हैं एस हॉट की एंट्रोपी, एस कूल की एंट्रोपी, एस माइल्ड की एंट्रोपी, ठीक है। और अगर हम विंड की बात करें, इस तरीके से विंड में होता है, एस ओवरऑल लिखते हैं, एस वीक की एंट्रोपी, एस स्ट्रॉन्ग की एंट्रोपी। इस तरीके से कैपिटल एस डिनोट द एंट्रोपी, कैपिटल एस डिनोट द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ओवरऑल जो मैंने आपको बताई थी, ओवरऑल इसकी निकलती है कि यस कितने, नो कितने। एक एंट्रोपी होती है हर एट्रीब्यूट की, कि उस एट्रीब्यूट में यस कितने, नो कितने। तो यहाँ तो मैंने लिख दिया 9 + 5 माइनस। एस हॉट, हॉट कितने थे यस में? हॉट 2 थे, 2 माइनस। तो इस टेबल का बनाने का ये फायदा हुआ कि हम आराम से अपने एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एस कूल में कितने हैं बेटा? 3 और 1, तो यहाँ पे आपने लिखा 3 + 1 माइनस, ठीक है। एस माइल्ड में कितने हैं एंट्रोपी? माइल्ड की एंट्रोपी कितनी है? प्लस कितने हैं, माइनस कितने हैं, यस कितने हैं, नो कितने हैं? 3 + 2 माइनस, ये आ गया। इधर आते हैं, ओवरऑल एंट्रोपी क्या है? 9 + 5 माइनस, वीक की क्या है? अब वीक पे आते हैं, अब फिर मुझे बताएगा वीक की क्या है? 6 + 2 माइनस, इसकी क्या है? 3 + 3 माइनस,
क्या आपको इतना लिखने के बाद आपको पता है इसकी एंट्रोपी तो 1 होगी, सेम है, इसकी हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पीछे 0.95। आपको याद आ रहा है मैंने निकाली थी, आई थिंक मैंने पिक्चर भी सेव करी हुई है यहाँ पर, ये आ गई पिक्चर। ये मैंने आपसे कहा था कि ये मैंने मिटा दिया, इस फॉर्मूले से निकलेगी। लेट मी शो यू अगेन, हमने यहाँ निकाल ली थी, ये हमने निकाल ली थी 9 प्लस 5 माइनस से क्या आई थी 0.94। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 0.95 या 4 एक ही बात है। इसकी निकलेगी एंट्रोपी, इसकी निकलेगी सेम है, इसकी हो जाएगी 1। जाहिर सी बात है जब एंट्रोपी निकालेंगे तब जाके हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होगा। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था, आपको याद आ रहा होगा। आप क्या लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं -3, और आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 1 का टोटल क्या है 4, log 2 3/4 टोटल लिखते हैं। यहाँ पे टोटल कुछ और लिखा गया था, यहाँ टोटल 4 होगा, यहाँ पे 14 था, इसके लिए 14 था टोटल, 4 होगा। ठीक है, log 2। अब 1 पे आते हैं, 1/4 माइनस था बीच में, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये इतना करने के बाद माइनस 1/4 log 2 1/4। इसकी एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होगी, 3 अपॉन टोटल क्या है 5, 3/5 माइनस का फॉर्मूले का log 2 3/5 माइनस 2/5 log 2 2/5। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो एंट्रोपी निकल जाएगी। इसकी तो 1 है, नहीं 1 और 3, ये 1 और 3 है ना, डिफरेंट है, कैलकुलेट होगी। मैंने यहाँ 1 लिख दिया, किसी ने बताया भी नहीं, दोनों डिफरेंट है, नहीं नहीं सेम है यार, सॉरी सेम है, कैलकुलेट होगी। अगर इसकी एंट्रोपी निकालें 9 और 5 की, ये तो हम निकाल चुके हैं, 6 और 2 मतलब 6 7 8, तो माइनस का फॉर्मूले का 6/8 log 2 6/8 माइनस 2/8 log 2 2/8। इधर आ जाओ, ये निकल चुकी है, सही है। इस तरीके से आप एंट्रोपी निकालेंगे। तो अगर मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं तो स्लाइड्स बड़ी जबरदस्ती बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की क्या करी हुई है, एंट्रोपी को सेट किया हुआ, ठीक है। इसकी थोड़ा सा आवाज में कम कर दूं, और मैंने यहाँ पे एंट्रोपी भी कैलकुलेट करी हुई है। तो आपने एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, देखें यहाँ पे। अब सपोज के आउटलुक में 2 प्लस थे 3 माइनस थे, आप इसकी एंट्रोपी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, 4 और 0 इसकी एंट्रोपी तो निकलेगी नहीं, 3 प्लस 2 माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, आपके साइंटिस्ट कहता है कि जब आप ये कैलकुलेट कर लें, आपने करके देखना है। उसके बाद आपने क्या किया, एंट्रोपी एस लिखा फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला हर फीचर के हिसाब से चेंज होगा। एंट्रोपी एस, इसकी एंट्रोपी कुछ ना कुछ आई होगी, इसका मतलब है एंट्रोपी हॉट, इसका मतलब है एंट्रोपी कूल, इसका मतलब है एंट्रोपी माइल्ड, ठीक है। जो भी एंट्रोपी आई है हॉट की आपने यहाँ पुट कर दी, जो भी एंट्रोपी आई है कूल की आपने यहाँ पे पुट कर दी, जो भी एंट्रोपी आई है माइल्ड की आपने यहाँ पे पुट कर दी, आपने निकाली ऑब्वियसली फॉर्मूले से, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। अब ये 4/14 कहाँ से आया, 4/14 कहाँ से आया, 6/14 क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 224 डिवाइड बाय टोटल में डेटा में 14 लॉस थी, 4/14 3 + 1 4, जब आप कूल की बात कर रहे हैं टोटल डेटा में 14 लॉस। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको 0.029 आपका आंसर आया, आपको खुद से करना है ये सॉल्व, आई विल सी इन योर टॉपिक्स, ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, विंड की बात करते हैं। तो एंट्रोपी हमने लिख ली, इसकी 0 आई, इसकी कुछ ना कुछ आई होगी, यहाँ लिखा हुआ भी है कि एंट्रोपी जब आप वी की कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी 0.811 आएगी, या इन्होंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ भी है। अब देखिए फॉर्मूला, एंट्रोपी इज, यहाँ पे 8/14 हो गया, यहाँ पे क्या था 4/14, ऑब्वियसली फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ वीक की बात हो रही है, एंट्रोपी वीक, फिर माइनस एंट्रोपी स्ट्रॉन्ग, एंट्रोपी वीक में 6 + 2 8, लेकिन टोटल 14 लॉस थी। एंट्रोपी स्ट्रॉन्ग में 3 + 3 6, बट टोटल 14 लॉस थी। एंट्रोपी वीक की निकाल ली इन्होंने, क्या आई 0.811, ये दोनों सेम थे, तो एंट्रोपी स्ट्रॉन्ग की क्या आई 1। ये चीज आप कैलकुलेट करके देखिएगा,
दिस इज द ग्रेजुएशन लेवल। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगी, कैलकुलेटर से कर करके आपको खुद से करके देखना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी सिर्फ, ठीक है। और ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास है तो आपने इसे खुद से करके देखना है। और यू हैव गाइस अ ब्रिलियंट एंड अ शार्प माइंड, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। रात तक करें, कल तक करें, मुझे अपडेट दें टेलीग्राम पे कि आप सबने इसे सॉल्व करके अपनी कॉपी में कर लिया है। तो देखिए जब इसे है ह्यूमिडिटी पे आए तो ये तो आपको लिखना आ गया 3+4 - 6+1 माइनस, ओवरऑल एंट्रोपी हर किसी में सेम ही है। इंफॉर्मेशन गेन जब निकाला तो फॉर्मूला फिर से चेंज हुआ, स्टार्टिंग का सेम था, अब 7/14 हो गया, 3+4 7, 6+1 7, और एंट्रोपी हाई, एंट्रोपी नॉर्मल। कुछ ना कुछ कैलकुलेट की होगी, निकाली होगी, तब जाके मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये आंसर आया। यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है। अब टाइम टू डिसाइड किसकी एंट्रोपी हाई है, आउटलुक की, तो आपका क्या है, रूट नोड है। यहाँ तक बताइए क्लियर है। एग्जाम में मैं आपको छोटा सा डेटा सेट दूंगी, बड़ा नहीं दूंगी। यहाँ तक बताइए क्लियर है या नहीं। अब 5 मिनट की लेक्चर रह गया है मेरा बस। मुश्किल तो है, एग्री, डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। खुद से कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम में भी आप बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करेंगे, सही है। तो ये आपका होमवर्क भी, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगी छोटा सा, वो भी आपका होमवर्क होगा। लिसनिंग, लिसन केयरफुली, आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट फिजिकल क्लास कि मैंने क्या कहा था एंड में, ठीक है। हमजा से, मोइज से तो मैं लाजमी पूछूंगी, लुबाबा, शहीर, अब मैं जो बातें करने जा रही हूँ ना, ये बातें मैं सबसे पूछूंगी कि मैंने एंड में क्या कहा था, पूरे लेक्चर के बाद मैं अब क्या कहने वाली हूँ। सुन रहे हैं सारे, ओके। अब ये है कि आई विल गिव इन द एग्जाम, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द रूट नोड, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जो हमारा काम था इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया रूट नोड, लेकिन स्टोरी इज नॉट सिंपल, स्टोरी में अब ट्विस्ट है, ठीक है। डिसीजन ट्री की स्टोरी सिंपल नहीं है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द रूट नोड हमने एंट्रोपी निकाला, इंफॉर्मेशन गेन निकाला। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन गेन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ी। फिर हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला, एंट्रोपी को इंफॉर्मेशन गेन में इंसर्ट करके फिर हमें पता चला कि कौन सा इंफॉर्मेशन गेन आई है, उसके बेस पे हमने अपना रूट नोड सेलेक्ट किया। आई विल गिव इन द एग्जाम टिल दिस, you have to calculate the root node for any data set, not particularly this। कोई इसमें भी कोई सा भी डेटा सेट आ सकता है, राइट। लेकिन स्टोरी ये है आगे की, जब हम आगे के इंटरनल नोड देख रहे होते हैं कि भाई आउटलुक के बाद, अगर मैं आपको ये बताऊं यहाँ पर, आउटलुक के बाद अगला इंटरनल नोड कौन सा होगा, ठीक है। आउटलुक के बाद अगला इंटरनल नोड कौन सा होगा, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क इन योर लाइफ। ये क्वेश्चन मार्क आपकी लाइफ का मैंने सॉल्व कर दिया है कि आपको पता चल गया है कि डिसीजन का रूट नोड कौन सा होगा आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन गेन। आपने कहा जो हाई है वो इंफॉर्मेशन गेन, उसका रूट नोड बनेगा। लेकिन स्टिल इन योर लाइफ दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, इंटरनल नोड कौन से होंगे। तो कंप्यूटर को आप एक दफा जब समझा देंगे तो बैक एंड पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैनुअली it is very difficult to solve in the register, but you have to understand कि internally algorithm ने काम कैसे किया। पाइथन में इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी बनी हुई है, आप एक लाइब्रेरी लगाएं, 3 लाइन का कोड लिखें, डिसीजन ट्री बन जाएगी डेटा को अगर आपने एनालाइज करना है, ठीक है। लेकिन इंटरनली वो एल्गोरिथम काम कैसे करता है कि वो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर करता है, इंफॉर्मेशन गेन निकालता है, एंट्रोपी निकालता है, इन सब का जिक्र पाइथन की लाइब्रेरी में है ही नहीं। पाइथन की लाइब्रेरी जिस साइंटिस्ट ने तैयार की है उसने कह दिया है डिसीजन ट्री, बस इंपोर्ट डिसीजन ट्री। जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं डिसीजन ट्री को अपने प्लेटफॉर्म में, अपनी कोडिंग में, एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन उसमें आ जाता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। तो इसलिए ये सारी बातें क्लास में करवाना जरूरी थी, एंट्रोपी क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है। तो मैं आपको बताने ये चाह रही हूँ एट द एंड कि अब ये सारा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है, जो जितना मैंने अभी सिखाया। अब ये काम रिकर्सिवली, ऑटोमेटिक कंप्यूटर इटसेल्फ करेगा, रिकर्सिवली करेगा। एज आई डिस्कस इन द स्टार्ट क्लास कि मैंने आपसे कहा था कि एल्गोरिथम रिकर्सिवली काम करता है।
तो इंटरनल नोड पे जो आपके इंटरनल नोड से यहाँ पे कौन सा फीचर आएगा आपके इंटरनल नोड में, आपके लीफ नोड जब तक नहीं आ जाएंगे आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा। लेकिन ब्यूटी ये है, ट्विस्ट ये है अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका डेटा जब इंटरनल नोड की तरफ आएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। मे बी आई विल आस्क यू थ्योरेटिकली, रीजन पूछूं मैं आपसे एग्जाम में, नॉट मैनुअली सॉल्व करने का मैं आपसे कहूँ। ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि आप सॉल्व करें, बट मे बी विल आस्क यू थ्योरेटिकली कि अगली स्टोरी क्या है कि जब आप इंटरनल नोड की तरफ आते हैं रूट नोड डिसाइड करके, जब आप रूट नोड को देखते हैं तो आप कंप्लीट डेटा सेट देखते हैं, लेकिन जब आप रूट नोड के बाद इंटरनल नोड की तरफ आते हैं तो आपका डेटा शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो ये ट्विस्ट है स्टोरी का। शॉर्ट कैसे होता है गौर कीजिएगा। आपके डेटा में यहाँ पर पता नहीं मैंने सेव किया था नहीं किया था, आपके डेटा में 14 रॉस थी, आपने 14 किया था, लेकिन क्योंकि रूट नोड आउटलुक बन गया है तो अब आउटलुक में सनी है, ओवरकास्ट है और रेन है। सनी है, ओवरकास्ट है और रेन है। तो यहाँ पे देखें आप स्लाइड के आउटलुक में सनी कहाँ कहाँ आ रहा है वो डेटा ले लिया, रेन कहाँ कहाँ आ रहा है आउटलुक में वो डेटा ले लिया, ओवरकास्ट कहाँ कहाँ आ रहा है आउटलुक में वो डेटा ले लिया। ये बात क्लियर है? यानी कि इंटरनल नोट्स के लिए ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं दूंगी, जस्ट आई एम गिविंग एज अ थ्योरेटिकल एग्जांपल ताकि आपका माइंड थोड़ा स्ट्रांग हो जाए एल्गोरिथम को लेके। एल्गोरिथम कहता है कि अब क्या होगा, आगे का काम रिकर्सिवली होगा, कंप्यूटर डेटा को श्रिंक कर देगा। अब आउटलुक जो आपका डिसीजन नोड बना है उसके एट्रीब्यूट्स को देखिएगा कि उसके एट्रीब्यूट्स में सनी है, ओवरकास्ट और रेन है। तो सनी जहां जहां आ रहा होगा, सनी 1 2 3 4 5 जगह आ रहा है सनी, तो उसने क्या किया, सनी को ले लिया, यानी कि सनी का डेटा ले लिया, सिर्फ सनी सनी सनी, रेन रेन में, तो डेटा आपका श्रिंक हो गया। ओवरकास्ट में सारे ही डिसीजन यस 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 है, तो कंप्यूटर ने कहा ये तो यस ही रहेगा। हाँ, इधर नो और यस है, इधर क्या है, नो और यस, तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। फिर एल्गोरिथम सेम ट्रिक बोल रही हूँ, ट्रिक दोबारा चली, सेम एल्गोरिथम दोबारा रिकर्सिवली चला, गौर कीजिएगा। फिर क्या हुआ, आपका डेटा इतना शॉर्ट हो गया, फिर चला आपका डेटा, फिर आपने क्या किया, इसके आपने कहा आउटलुक के बाद क्या आएगा, इंटरनल नोड, फिर से कैलकुलेट हुआ, यानी कि आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, दोबारा से आउट देखो टेम्परेचर, लेकिन इस दफा शॉर्ट डेटा पे हुआ। टेम्परेचर हॉट 9 में कितनी दफा आ रहा है, एक दफा भी नहीं आ रहा। हॉट 9 में 2 दफा आ रहा है, फिर से देख लेते हैं, हॉट 9 में हाँ 2 दफा आ रहा है। हॉट यस में एक दफा भी नहीं आ रहा, यस में एक दफा भी नहीं, जीरो लिख दिया। तो देखिए यही काम फिर से हुआ, लेकिन शॉर्ट डेटा पे हुआ। तो टेम्परेचर का निकाला आपने, वही इंफॉर्मेशन गेन निकाला, ह्यूमिडिटी का निकाला, वही इंफॉर्मेशन गेन निकाला, आउटलुक का निकाला, ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर का निकाला, ह्यूमिडिटी का निकाला, विंड का निकाला, यानी कि सनी आउटलुक के लिए। तो तीनों में हाई किसका आया, ह्यूमिडिटी का। तो डिसाइड ये हुआ कि आउटलुक के बाद इंटरनल नोड ह्यूमिडिटी आएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी का हाई आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आगे का प्रोसेस होगा, फिर डेटा और शॉर्ट हो जाएगा, फिर शॉर्ट हुआ डेटा, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, फिर चेक किया गया विंड के लिए, इस तरीके से ये पूरी ट्री डिजाइन हुई। क्या आपको ये बातें क्लियर है कि पूरी कैसे डिजाइन हुई, डेटा शॉर्ट हुआ? मेरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ और मैं भी थक गई। अब पूरी स्टोरी समझ में आ गई? हाँ मोइस, लेकिन हमने करना, कंप्यूटर खुद ही करेगा, हम आपने